पहला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स में, उसका नाम है बेटा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 8 to 10 मार्क्स का ये टॉपिक आपके पास एग्जाम में आता है। अभी तक का जो ट्रेंड है उसके अनुसार 8 से 10 नंबर हर अटेम्प्ट में आया गया है। और ये चूंकि बेसिक्स है तो चूंकि पहले हमें इसको भी देखना पड़ेगा। अब हो सकता है कोई बच्चा साइंस का होता है, कोई आर्ट्स का होता है, सभी तरीके के बच्चे होते हैं, तो इसलिए हम लोग शुरुआत हमेशा क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन से करें। लेकिन इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हर टॉपिक का, चाहे हम डिमांड सप्लाई की बात करेंगे, आगे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की बात करेंगे, सब टॉपिक थोड़ा थोड़ा इसमें क्या हुआ है, मिला हुआ है। हर एक टॉपिक की थोड़ी थोड़ी बात इसमें आ जाती है, तो समझना है, बेसिक है, आराम से करके देखते हैं। कोई ऐसे बच्चे हो जो साइंस के हो इसमें? 1 2, कहां से हो बेटा? कानपुर, उत्तराखंड। चलो, पहला बच्चा उत्तराखंड का मिला जो साइंस से आया हुआ है, नहीं तो अधिकतर सिर्फ बिहार और यूपी के ही बच्चे मिले हैं जो कि साइंस से आते हैं और फिर बोलते हैं अब तो सीए ही करना है। उसमें मैं भी एक था, मैं भी साइंस का ही स्टूडेंट था किसी जमाने में। चल, तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक कौन सा हो बेटा? इंट्रोडक्शन। सबसे पहला कौन सा है हमारे पास? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से ओवरव्यू, परिचय। एक तरीके का क्या हो गया, ओवरव्यू, कि भाई अगर आप आए हैं तो आपसे पूछा जाता है आपका नाम क्या है, या अभी हमने पूछा कि कहां से हो, तो ये हमारा क्या है, एक तरीके का परिचय है ना। तो उसी तरीके से अगर इकोनॉमिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो ये देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स हमारा क्या है, कहां से आया है, क्या उसका मतलब होता है, किस किस इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या बातें करी हैं, उन सभी चीजों को यहां पर एक्सप्लेन करना होगा ना। तो अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछता हूं, साइंस वालों को छोड़ के बाकियों से पूछ रहा हूं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? कोई बता सकते हो? मैं पढ़ के तो आया ना, कोरोना इंपैक्ट तो आप लोगों के ऊपर हुआ नहीं है, उस टाइम में 10th में ही हो गए, सर 9th में ही हो गए, 2020 में 9th में ही थे ना, तो इसलिए कोरोना इंपैक्ट तो हुआ नहीं है। अब बताइए व्हाट इज इकोनॉमिक्स? कुछ तो बोलो, बताओ। अरे बाबा जी भी प्रवचन देंगे, लेकिन पहले आप तो बताइए कुछ। अब मन ही मन सोच लेंगे अबे यार पहली क्लास में ऐसे कोई करता है क्या? बताओ बेटवा, अरे कुछ भी बोलो ना, जो आ रहा हो, हिंदी में हो हिंदी में बोलना, और क्या, हम समझ जाएंगे। आ जा बेटा। नहीं बोलोगे? हाँ, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? पहले स्वास्थ्य लाभ ले ले, 3 फ्लोर चढ़ने के बाद ऐसे ही हम भी आके बाहर बैठे हुए थे कुर्सी पे, पहले 2-4 मिनट मैंने स्वास्थ्य लाभ लिया, फिर बोला अब चलो, क्योंकि आप में तो बहुत कोई दुबले पतले भी हैं, लेकिन हम जैसे मोटे लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट होता है चढ़ने के बाद। 3 फ्लोर चढ़ने के बाद 5 मिनट तो स्वास्थ्य लाभ चाहिए। सही है। और कुछ? ठीक, सही है। और क्या मतलब मुहूर्त का तैयारी कर रहे थे कि कोई एक बोले उसके बाद धीरे धीरे बोलेंगे। बोलो, और कोई बोलो। देखो, इकोनॉमिक्स का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता। आप ऐसी कोई भी चीजें
जिसके लिए आप कहीं ना कहीं मॉनेटरी टर्म्स में कंपेयर कर रहे हैं या कहीं ना कहीं उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो सभी के सभी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक हो, उससे हमें मतलब नहीं है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। एक तो आपके माइंड में ख्याल आना चाहिए मॉनेटरी टर्म्स में, या तो कंपेयर कर रहे हो या फिर हम उसके बारे में सोचना पड़ता है। सोचना पड़ता है मतलब डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। सोचने का मतलब क्या है कि भाई यही होता है ना कि ये करें या ना करें, करेंगे तो क्या फायदा होगा, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, ये सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। तो जहां पर डिसीजन मेकिंग की बात आती है वो हमारा क्या होता है बेटा, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। इकोनॉमिक्स का कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता। आप कुछ भी अगर इकोनॉमिक्स के लिए बोल देंगे वो सारे के सारे चीजें सही है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आएगा बेटा, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही आएगा। तो इकोनॉमिक्स का जो मेनली टर्म्स होता है ना, वो हमारा ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है बेटा हाउस मैनेजमेंट। जिसका मतलब ही क्या होगा, हाउस मैनेजमेंट। अब हाउस मैनेजमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, व्यवस्थित करना, सही तरीके से अरेंज करना। और अगर हाउस की बात करते हैं तो हाउस का मतलब क्या हो गया, घर। तो अगर मान लीजिए मैं यहां पर हूं तो मेरे लिए घर मेरा यही है ना, अपने होम चला जाऊंगा तो हमारे लिए घर वो होगा, फिर अगर मार्केट जाते तो हमारे लिए घर वही हो जाएगा। हर एक तरीके से उसी तरीके से गवर्नमेंट के लिए पूरी इकोनॉमी, पूरी कंट्री ही क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो मतलब जिस भी जगह पर आप हैं उस जगह को सही से कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से उसके मैनेजमेंट को देखेंगे, वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, वो हमारा इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि इकोनॉमिक्स का प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं होता है, बट इकोनॉमिक्स हमारा ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है बेटा हाउस मैनेजमेंट। ठीक है। अब देखिए लगभग 19th सेंचुरी तक की अगर हम बात करें तो उस टाइम तक हमारे पास ये मॉडर्न इकोनॉमी नाम की चीज नहीं थी। अब मॉडर्न इकोनॉमी के नाम की चीज नहीं थी तो क्या कभी इकोनॉमिक्स था ही नहीं था भाई। पहले इसका नाम होता था बेटा पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्या नाम दिया जाता है बेटा, पॉलिटिकल इकोनॉमी। जैसे आपने अगर कहीं पे रील्स वगैरह तो देखते ही होंगे, तो बहुत जगह पे ऐसा होता होगा कि सबसे पहले इकोनॉमिस्ट की अगर बात करें या इकोनॉमिक्स की शुरुआत किसने करी थी, वो थे चाणक्य। कौन थे बेटा, वो चाणक्य थे। अब उन्होंने इकोनॉमिक्स बारे में सबसे पहले बताया थे, तो उन्होंने जो बताया था वो था बेटा पॉलिटिकल इकोनॉमी। अक्षरधाम कभी घूमने गए हो, गए हो? अंदर में जो वो नौका विहार वगैरह होता है वो किया हो कभी? उसमें गए होगे तो एक जगह पे चाणक्य का मूर्ति भी बना होगा और वहां पे लिखा होगा फर्स्ट इकोनॉमिस्ट, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था। बट लेकिन वो क्या था नाम, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के माध्यम से। ये एडम स्मिथ या एल्फ्रेड मार्शल, पॉल सैमुअल्सन, लोयनल रॉबिन्स, जोएल डीन, मैककॉनेल, बॉल्डिंग, ये सब तो बहुत बाद की बात है। इनसे पहले ही ये क्या किया गया था, इकोनॉमिक्स के बारे में बता दिया गया था। बट उसका नाम क्या था बेटा, राजनीति शास्त्र। क्या बोलते थे उसको, राजनीति शास्त्र। क्योंकि एक वो बताओ ना, राजा महाराजा पहले हुआ करते थे, क्या वो अपने इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचते थे? आप देखते होंगे कि हर जगह पे उन्होंने अपने लिए क्या करते थे। जैसे आज हम लोग कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो लोग भी अपने पास रखते थे, नहीं बोलते थे ना कि भाई उनके पास चले जाइए, सारे राजकोष की जानकारी उन्हीं के पास होगी। तो ये राजकोष का मतलब क्या होगा बेटा, कि जो भी हमारे पास टोटल फंड है, कितना है, नहीं है, कैसे करते हैं, वो सारी चीजें। या फिर पुरानी मूवी आप लोग देखते थे, उसमें एक आते थे मुनीम जी। पुरानी मूवी देखे ना, मुनीम जी होते थे एकदम टोपी, धोती, कुर्ता, चश्मा पहन के। मालिक के बाद सबसे अमीर वही दिखता था। तो वो जो मुनीम जी थे, उन्हीं का काम क्या करना होता था, सारी चीजों को मैनेज करना। और वही काम अब वर्तमान में कौन कर रहा है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है। भाई आप लोग क्या होते हैं, एक डिग्री के साथ जाएंगे तो आप कहते हैं कि हमारे पास एक प्रोफेशनल डिग्री है। लेकिन पहले मुनीम जी के पास तो प्रोफेशनल डिग्री नहीं हुआ करती थी, लेकिन उसको सब में से सिलेक्ट करके बनाया जाता था ही नहीं बनाया। उसी तरीके से राजा महाराजा भी क्या करते थे, अपने राज्य के लिए एक बनाते थे ही नहीं बनाते, कि सारा मैनेजमेंट क्या करेगा, वही करेगा। सारी चीजों को व्यवस्थित क्या करेगा, वही करेगा। कहां है, कितना है, कैसे है, वो सारी चीजों को देखा जाएगा। तो लगभग 19th सेंचुरी तक जो है इकोनॉमिक्स हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के नाम से ही जाना जाता था। उसके बाद
जब एडम स्मिथ साहब ने डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स का, तब जाकर के मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात हम लोग करते हैं। उससे पहले की जो भी बातें हैं वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? वो हमारा ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता था, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कहलाता था। तो ये हमारा सबसे पहला कि इकोनॉमिक्स कहां से आया है बेटा? ग्रीक वर्ड से आया है। कौन से वर्ड से आया है? ओक्योनोमिया से। ओक्योनोमिया का मतलब क्या होता है? हाउस मैनेजमेंट। ओक्यो का मतलब होता है हाउस, नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो हम कैसे किसी भी चीज को बेस्ट अरेंज कर पाते हैं, वही हमारा क्या होता है बेटा? इकोनॉमिक्स होता है। तो अगर हमने ये बोला कि भाई कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता, तो भाई कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो समझाया गया होगा, कुछ ना कुछ तो उसकी बातें करी गई होंगी। तो उन्हीं चीजों को यहां पर समझते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन किया गया था बेटा एडम स्मिथ। अब देखिए, अब जब भी मैं इकोनॉमिक्स की बात, अभी लिखवाऊंगा मैं पूरा, अभी बोल रहा हूं मैं पूरा लिखवाऊंगा, जितना मैं बोलता हूं वो सारा लिखवाऊंगा मैं। जो सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग बोलते हैं एडम स्मिथ, तो ये चूंकि मॉडर्न तरीके से दिया गया था ना, तो इसलिए इसको हम लोग अगर इकोनॉमिक्स बोले तो आपको ध्यान में रखना कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जब भी मैं अब आगे इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग करूंगा तो हमेशा क्या रखना है ध्यान में? मॉडर्न इकोनॉमिक्स। चाहे मैं लिखूं या ना लिखूं, वो हमेशा क्या आएगा? मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स को सबसे पहले 1776 में एडम स्मिथ के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, जब उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। उसमें उन्होंने ये बात बताई थी कि हमारा इकोनॉमिक्स होता क्या है, क्या हमारा इकोनॉमिक्स होगा, ये बताया था। तो देखिए नाम में क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। क्या लिखा गया है? वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी टर्म्स, मनी वैल्यू, धन संपत्ति। तो अगर मतलब माइंड में कहीं पर भी पैसे के बारे में बात हो रही है, मनी के बारे में बात हो रही है, वेल्थ के बारे में बात हो रही है, तो वो हमारा किन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इकोनॉमिक्स को। और ये किसने बताया था? एडम स्मिथ साहब ने बताया था। कब बताया था बेटा? 1776 में। अब देखिए बेटा, अगर कोई भी इकोनॉमिस्ट जिन्होंने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया, तो उसी को किस नाम से जानते हैं हम लोग? फादर के नाम से जानते हैं। तो इसको भी क्या बोला जाएगा बेटा? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कि ये जो हमारे एडम स्मिथ साहब हैं, इसको किस नाम से जानेंगे बेटा हम लोग? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। दैट मींस फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। अब देखें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपके सपोर्टर भी होंगे भाई। जैसे आजकल इलेक्शन है, अब इलेक्शन में देखते हो ना, कोई नेताजी होते हैं 2-4-10 लोग तो हमेशा साथ में घूमते ही ना, तो वो क्या हो गए? उनके सपोर्टर हो गए। हमारे नेताजी कैसे हो, चिरकुटलाल जैसे हो, रहते हैं ना साथ में। तो भाई अगर किसी इकोनॉमिस्ट ने ये डेफिनेशन दिया होगा, तो भाई उसके सपोर्ट में भी तो कुछ लोग आए होंगे। तो यहां पर एडम स्मिथ के सपोर्ट में आ गए थे प्रोफेसर जेबी से। कौन आ गए थे? प्रोफेसर जेबी से। और उन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच डील्स विथ मनी और वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच डील्स विथ मनी और वेल्थ। कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन के बारे में बताता है, पैसे के बारे में बताता है, मनी के बारे में बताता है। तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। तो देखिए, पहले एडम स्मिथ ने दिया और सपोर्ट किसने कर दिया? जेबी से ने। और दोनों का मोटिव क्या था? वेल्थ की बात थी। दोनों का मोटिव क्या रहा? हमारा वेल्थ की बात रही। तो हमने उसको भी क्या करना है? ध्यान में रखना है। ओके। अब उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद आता है बेटा वेलफेयर व्यू पॉइंट। कि देखो, अगर कोई भी वेल्थ के बारे में बोला और उसने किसी भी चीज को रिप्रेजेंट नहीं किया, तो इसका मतलब उसके लिए जो कुछ भी है वो पैसा है। उसके लिए किसी और चीज से उसको कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए किसी और चीज से उसको लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसको किन चीजों से मतलब है? पैसा से, मनी वैल्यू से। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मनी वैल्यू से मतलब है, तो ये कहीं ना कहीं गलत भी है बेटा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो, तो क्या हम बगल वाले के घर पे बम मार दें? जो हमें तो मजा आ रहा है, उस बगल वाला पूछे कि क्यों मार देता? मेरा मर्जी, मेरे पास पैसा बहुत है।
अब अगर मान लीजिए अमेरिका के पास पैसा बहुत हो तो सब देश पे जाके परमाणु बम गिराता जाए, वो क्या ये सही होगा? नहीं होगा। कहते हैं देखिए, मानते हैं कि वेल्थ हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको वेलफेयर को छोड़ना नहीं चाहिए। वेलफेयर भी आपके लिए क्या है बेटा? उतना ही जरूरी है, उतना ही आवश्यक है। आपको वेलफेयर को भी क्या करना होगा? ध्यान में रखना पड़ेगा। बिना वेलफेयर के वो भी काम हमारा नहीं चल पाएगा। तो वेलफेयर कंसेप्ट का जो है दिया गया था बेटा, वो दिया गया था एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, जब उन्होंने 1890 में अपनी एक बुक लिखी थी, द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन सी बुक लिखी थी? द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने कहा था कि देखिए, अगर एडम स्मिथ साहब कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ और सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा गलत है। हमारा मेन मोटिव कौन सा होना चाहिए? वेलफेयर का होना चाहिए। मेन मोटिव कौन सा होना चाहिए? वेलफेयर। हां, ये जरूर है कि वेलफेयर करने के लिए वेल्थ का होना क्या है बेटा? जरूरी। वेलफेयर करने के लिए वेल्थ का होना जरूरी है, ये बात अलग है। लेकिन मेन मोटिव ये कह दें कि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ वेल्थ है, वो सही नहीं है। हमें तो वेलफेयर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, वेलफेयर की भी बात हमें करनी पड़ेगी। और इनको सपोर्ट कर दिया गया था बेटा एसी पेगू के द्वारा। किसके द्वारा सपोर्ट किया गया? एसी पेगू के द्वारा। एसी पेगू साहब ने कहा था कि देखिए बेटा, कि जिस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग के लिए बैकबोन का होना जरूरी है ना भाई, हम सभी कोई भी एक्टिविटी करते, खड़े होते हैं, बैठते हैं या दौड़ पाते हैं, वो इसलिए ना क्योंकि हमारा बैकबोन क्या है? सही है। अब देखिए ना, कभी कभी घर में आप जो है ऐसे लेट करके पढ़ते रहे तो बाबूजी गुस्से होकर नहीं बोलते हैं कमर की हड्डी टूट गई है क्या? कहते हैं नहीं कहते? कि भाई अगर हम सही से कोई एक्टिविटी नहीं करते तो वो क्या आता है? सीधा बैकबोन पे। मतलब बैकबोन हमारे लिए शरीर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसी तरीके से अगर वेलफेयर करना है तो वेलफेयर के लिए वेल्थ का होना भी क्या होगा? जरूरी होगा। ये नहीं होगा भाई, मैं किसी की मदद करना चाहता हूं, फिर अपने जेब की तरफ ध्यान देता हूं तो पता चलता है एक 10 रुपए का नोट है, क्या मैं मदद कर सकता हूं क्या? भाई मदद करेंगे तो पहले अपने पास भी तो होना चाहिए। हम खुद भूखे हैं और दूसरे का पेट भरने चलेंगे? नहीं ना। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं कि मनी इज ओनली ए मीडियम टू अचीव वेलफेयर। या यूं कह दे कि मनी इज मेजरिंग रॉड टू अचीव वेलफेयर, कि बस वेलफेयर को प्राप्त करने का, मापने का एक साधन मात्र है और कुछ भी नहीं है। मात्र क्या है बेटा? साधन मात्र है और कुछ भी नहीं है। कि भाई हमें वेलफेयर करना है तो हम सीधा बात बोलते हैं कि वेलफेयर के लिए वेल्थ का होना जरूरी है। वेलफेयर के लिए वेल्थ का होना जरूरी है, और बाकी इसमें हम किसी भी तरीके की कोई बातें नहीं करते। तो देखिए, मोटिव हमारा जरूर क्या होगा? वेलफेयर का। मोटिव हमारा क्या होगा? वेलफेयर का। लेकिन उसके लिए होना क्या चाहिए होगा? वेल्थ का होना चाहिए जरूर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेलफेयर व्यू पॉइंट है जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं बैकडोर से वेल्थ की एंट्री हो रही है, नहीं हो रही है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? भाई हम कह तो रहे हैं कि हम सिर्फ मदद पे भरोसा करते हैं, फिर कहते हैं देख रहे पैसा है कि नहीं है, तो पैसा के बिना हम मदद कर पाएंगे क्या? नहीं। तो बैकडोर से क्या होगा? वेल्थ की एंट्री होगी या नहीं होगी? तो ये कंसेप्ट दिया गया था किसके द्वारा बेटा? एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। एल्फ्रेड मार्शल साहब का बहुत ही ज्यादा योगदान है अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं, जैसे आप लोग आर्क और एवरेज मेथड पढ़ते होंगे इलास्टिसिटी के टाइम में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के वगैरह बारे में पढ़ रहे होंगे। तो ये सब सारे कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया बेटा? एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। तो अगर एल्फ्रेड मार्शल साहब का माइक्रो इकोनॉमिक्स में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो इस कारण से इनको बोला जाता है बेटा फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, दो तरीके की बात हो गई। एक में हमने बताया था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे? एडम स्मिथ। और फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन हो गए? एल्फ्रेड मार्शल हो गए। तो उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद बात आती है बेटा कि देखिए, एक तरफ आप वेल्थ की बात कर रहे हो, एक तरफ वेलफेयर की बात कर रहे हो। बेटा दुनिया में बहुत ऐसी सारी चीजें हैं
जितने भी तरीके की नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है बेटा प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। अब ऐसे चीजों को हम क्रिएट तो नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ इसका क्या कर सकते? डिस्कवरी कर सकते, खोज कर सकते कि कहीं और मिल जाए, कहीं और है या नहीं है, खोज कर सकते ना। क्या उसको बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये तो लिमिटेड है, लेकिन हमारी वांट्स क्या है बेटा? अनलिमिटेड। आज आप लोग देख रहे हैं कि पेट्रोल इतना महंगा है, जो गैस सिलेंडर आता है वो इतना महंगा है। आजकल हल्ला तो यही चलता रहता है, आखिर क्यों महंगा है? भाई होना तो चाहिए था कि पेट्रोल फ्री में ले जाओ, जितना मर्जी हो भरवाओ, है कि नहीं? काम नहीं चले तो पीने के लिए भी इसी का उपयोग करो। पर ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है? लिमिटेड है। ये क्या है? लिमिटेड है। अब लिमिटेड है तो लोग उसका इस्तेमाल क्या करते हैं? करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा, और है नहीं तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? प्राइस बढ़ाते हैं ना। जैसे कहा गया ना बेटा कि आजकल देखिए कि हर जगह पे नदियों की जो है स्थिति खराब हो चुकी है, धीरे धीरे सारी चीजें सूख रहा है। अब जैसे देखो ना, अभी कल ही हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हुई है, और पहली दफा ऐसा हुआ है कि अप्रैल में वहां पर बर्फबारी हुई हो, जबकि हमेशा वहां पर शुरुआत होती है दिसंबर से, और अभी हो चुका वो शुरुआत। अब ये जो है एक तरीके की नेचुरल क्लाइमेटीज ही है, प्राकृतिक आपदाएं ही है। क्या वहां पे जो भी फसल होगा वो बर्बाद नहीं हुआ होगा? क्षति तो हुई होगी। कभी देखते हो ना कि बाढ़ का पानी बहुत ज्यादा आ जाना, है कि नहीं? पहाड़ों का गिरते रहना, तो इन सब से भी नुकसान होगा या नहीं होगा? तो चूंकि हम जो है जो काम कर रहे हैं, हम एक लिमिट से बाहर जाके काम करते हैं, तो नुकसान भी तो हमें मिलता है ना बेटा। कहावत भी है कि अगर समुद्र का पानी खारा नहीं होता तो लोग उसको भी पी जाते हैं, है कि नहीं? अगर समुद्र का पानी खारा नहीं होता तो लोग उसको भी पी जाते हैं। तो भैया अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और हमारा काम क्या है बेटा? अनलिमिटेड। हमें जो हमारी जो जरूरत है, आवश्यकता है, वो क्या है? अनलिमिटेड। अब जैसे आप देखिए ना, सऊदी अरबिया की बात करते हैं हम लोग, वहां पे उसने क्या करा है? समुद्र के किनारे जो है अपना पूरा बसा रखा है, बढ़िया से डेवलप कर रखा है। अभी कुछ समय पहले वहां पर 1 घंटे बारिश हुई, सब साफ कर गया या नहीं कर गया? हर जगह पे पानी ही पानी भरा हुआ था या नहीं भरा हुआ था? तो भाई साहब अगर आप कहीं ना कहीं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए संसाधनों के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके ऊपर कहीं ना कहीं तो वो इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट तो आएगा ही आएगा। तो क्या कहते हैं कि ह्यूमन वांट्स हमारा क्या होगा? अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स क्या होगा? अनलिमिटेड। और रिसोर्सेज क्या होगा? लिमिटेड। तो इस कारण से हमें क्या करना होगा? अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज करना होगा या नहीं करना होगा? तो आप देखते हो ना कि पेट्रोल से भी चलने वाली गाड़ी है, तो डीजल से भी चलने वाली गाड़ियां है ही नहीं। अब इलेक्ट्रिक वाहन आ गए या नहीं आ गए? तो इलेक्ट्रिक भी आ चुका है। तो अब कुछ समय में आपको हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां हो जाएगी, जैसे नितिन गडकरी अभी खुद उसको ट्रायल वर्जन में खुद चला के देख रहे हैं, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां। तो अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, अगर उसका हम अल्टरनेटिव यूज करें तो उसकी लाइफ को कुछ ना कुछ बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया सकता? बेटा आप लोगों ने पुरानी मूवी देखी होगी, शोले मूवी देखे हो कभी? शोले मूवी में जो ट्रेन चलता था किससे चलता था? कोयले से। अगर मान लीजिए अभी तक उसी तरीके का ट्रेन चलता रहता तो कोयला साफ हो चुका होता या नहीं हो चुका? लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया बेटा? डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, और अभी जो है आपको सोलर से चलने वाले कुछ ट्रेनों का जो है वो क्या कर रहा है? परीक्षण चल रहा है। अभी सोनीपत की तरफ भी जो है एक छोटे से ट्रेन को चलाया जा रहा है, अहमदाबाद में चल रहा है, जो कि सोलर पैनल से चलने वाली ट्रेनें हैं। तो अब ये जो काम हमारा हो रहा है ये क्या आ रहा है? ताकि हमारे रिसोर्सेज का क्या हो? ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चलाया जा सके। क्योंकि भाई आप इसको इन्वेंट नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको क्या कर सकते? डिस्कवर कर सकते, खोज सकते कि कहीं है या नहीं है। आप उसका आविष्कार थोड़ी ना कर सकते। तो ये कंसेप्ट दिया गया था बेटा लॉयनल रॉबिन्स के द्वारा 1931 में, जब उन्होंने अपनी बुक लिखी थी नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक्स।
कौन सी बुक लिखी थी? नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें उन्होंने इन चीजों को क्या करा था? बताया था, इन चीजों को समझाया था कि हमें इसके अनुसार काम करना पड़ेगा। ओके। और सबसे बारे में लास्ट में आता है डायनामिक ग्रोथ। बेटा अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप अगर यहां पर आए हैं तो जरूर इस उम्मीद में आए कि जब हम सीए बनेंगे तो हम अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए ना कि मतलब कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आप किसके बारे में सोच रहे हैं? ग्रोथ के बारे में, कि जो अभी प्रेजेंट में हमारी सिचुएशन है, जो हमारी प्रेजेंट में सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो भैया हम अपने रिसोर्सेज का कैसे अब बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें ताकि फ्यूचर में क्या हो जाए? ग्रोथ हो सके। उसके लिए काम करने की जरूरत होगी या नहीं होगी? उसके लिए काम करने की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? तो यह कंसेप्ट दिया गया था बेटा पॉल ए सैमुअल्सन के द्वारा, डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। तो ये हमारे 4 अलग अलग टर्म्स आते हैं जिसके माध्यम से हम लोग इकोनॉमिक्स को समझ लेते हैं। तो एक बार यहां तक पहले नोट करवा देता हूं, फिर आगे की चर्चाएं करेंगे, फिर उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा, द वर्ड इकोनॉमिक्स इज derived from the word economics is derived from Greek word oikonomia, oikonomia सामने है बेटा, which means house management। सभी ऑनलाइन वाले बच्चों को गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा इसमें किनकी आज पहली क्लास है मेरे साथ, वो सभी बच्चे मुझे मैसेज में लिख के भेज दें। हो गया बेटा कि द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया विच मीन्स हाउस मैनेजमेंट। ओके, ये तो हमने सिंपल बोला कि भैया इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया है और उसका मतलब क्या है। लिखिएगा, टिल 19th सेंचुरी, टिल 19th सेंचुरी economics is known as political economics। till 19th century economics is known as political economics। आज इनमें से किन किन बच्चों की पहली क्लास है जो कल नहीं आए थे? आज कल ऑनलाइन लिए थे, आपकी पहली क्लास है, बाकी सब कल वाले हैं। टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स इज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। कि अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो कौन सा होगा हमारा? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाएगा, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहलाएगा। ठीक है, कहता है इकोनॉमिक्स इज एक्सप्लेन्ड विथ economics is explained with 4 different point of view। चार अलग अलग व्यू पॉइंट होंगे या नहीं होंगे? 4 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार देखेंगे हम लोग, 4 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार हम लोग यहां पर बात करेंगे। अब ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है इसमें बेटा वेल्थ व्यू पॉइंट।
मैंने ये पूरा का पूरा समझा दिया है तो डायरेक्ट लिख सकता हूं ना मैं, ये सारा तो मैंने पहले डिस्कस कर ही लिया है। वेल्थ व्यू पॉइंट, तो लिखिएगा दिस व्यू पॉइंट बेटा वही तो अब लिखवा रहा हूं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में उसका डिफिनेशन है ना। हमने तो सबसे पहले क्या बोला था, उसका कोई प्रॉपर डिफिनेशन होता ही नहीं है, उसी को किस किस नजरिए से हम सोच के देख रहे हैं वो यहां पे अब लिख रहे हैं बेटा। दिस व्यू पॉइंट वाज गिवन बाय एडम स्मिथ who wrote a book in 1776 an inquiry, बेटा इंक्वायरी आई से लिखना, into the nature and causes of wealth of the nation. An inquiry into the nature and causes of wealth of the nation. फिर कहता है एडम स्मिथ is also known as father of modern economics। अगर मॉडर्न शब्द नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अगर हम सिर्फ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा ही नहीं चल जाएगा। तो अगर एडम स्मिथ के बारे में बोला जाए कि कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देता है कि बताओ कौन हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो क्या लिखेंगे एडम स्मिथ, या अगर लिख दिया कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बताओ तो कौन हो जाएगा एडम स्मिथ। अच्छा फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स एल्फ्रेड मार्शल, अब ये भी समझाया था ना कि फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन होगा एल्फ्रेड मार्शल। फिर कहता है इसमें बेटा दिस व्यू पॉइंट was also supported by, बेटा आप सभी बच्चों को कोई भी बुक वगैरह या क्वेश्चन बैंक वगैरह बाहर से परचेज करने की जरूरत नहीं है, हम खुद सक्षम है उतना करवाने के लिए। जितना लिखवा देंगे उससे बाहर कहीं से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना यहां पे करवा दूंगा, तो बेकार में कोई पैसा वैसे फंसाने की जरूरत है नहीं आपको। मैं जो भी क्वेश्चन बैंक देना होगा मैं खुद आपको वो दूंगा, जितने क्वेश्चन करवाए, मैं ज्यादा नहीं लगभग 5000 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से करवा लूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आईसीआई के सारे क्वेश्चन करेंगे, टॉपर्स के बुक में सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके अलावा हम 4-5 हजार क्वेश्चन यहाँ पे करवा देंगे आपको ओनली, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। दिस व्यू पॉइंट वाज ऑल्सो सपोर्टेड बाय JB से अकॉर्डिंग टू JB से और ये जितना अभी लिखवा रहा हूं ना बेटा ये आपके बुक में नहीं मिलेगा, बुक में नहीं दे रखा है, 2018 या उससे पहले बुक में दिया हुआ था। 2018 में जब कोर्स चेंज हुआ तो इस सबको बुक से हटा दिया और क्वेश्चन अभी भी पूछ रहा है। भाई अगर इकोनॉमिक्स का है, इंट्रोडक्शन है, तो स्वाभाविक सी बात है बेसिक कंसेप्ट पूछेगा, अब बुक में दे ही नहीं रखा, तो इसलिए इसको लिखना कंपलसरी है। अकॉर्डिंग टू JB से इकोनॉमिक्स इज ए साइंस which deals with money और wealth। बेटा राइटिंग समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही ना,
अगर दिक्कत हो तो बताना, कोशिश करेंगे थोड़ा सा और सुधर जाए। बट क्या करूँ, 16 साल से तो सुधरा नहीं, 2008 से टीचिंग लाइन में हूँ, आज तक तो सुधर नहीं पाया राइटिंग, लेकिन कोशिश करेंगे फिर सही से लिखने की। तो जेबीसे ने क्या कहा था बेटा, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच डील्स विथ मनी और वेल्थ। अब अगर हम वेल्थ व्यू पॉइंट के अनुसार देखें कि क्या इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो जरा उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला, मनी और वेल्थ इज more important than ह्यूमन बीइंग। इंसानों से ज्यादा पैसा वैल्यू उसने किसका वैल्यू दिया बेटा, मनी और वेल्थ का। इंसानों से ज्यादा वैल्यू किसका दिया उसने, मनी और वेल्थ का। दूसरा, the only source of human happiness is money or wealth। The only source of human happiness is money or wealth। तीसरा, इकोनॉमिक्स includes only tangible goods, not intangible goods। दैट इज सर्विसेज। कहते हैं इकोनॉमिक्स में हमेशा हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल गुड्स को देखते हैं, इनटेंजिबल गुड्स की बात यहां पर नहीं करते। जैसे बेटा अगर मान लीजिए आप अभी पढ़ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट बाद में आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो अगर आप यहां पर मेहनत करके पढ़ रहे हैं, जब रिजल्ट आए और आप खुशी खुशी अपने पापा को सुनाने के लिए जाए कि पापा हम पास हो गए हैं, तो पापा उस टाइम में आप पे खुश होंगे या बोलेंगे चल चल हट, पैसा खर्च किया था इसलिए पास हुआ? खुश होते हैं ना। वो आपकी मेहनत की तारीफ करते हैं या नहीं करते कि हाँ मैंने भी देखा है तुम कितने अच्छे से मेहनत कर रहे थे, ये फलाने को बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? लेकिन ये कहते हैं ना भाई, इन सब के सोचने का फर्क नहीं है, सीधा सीधी बाबूजी बोलेंगे हाँ हाँ मुझे पता है मैंने फीस दिया था टॉपर्स का। तो भाई ये तो गलत है ना कि सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल की बात करें, इनटेंजिबल की बात ही नहीं करें, तो फिर तो दिक्कत आएगा। भाई आप अकाउंट्स में बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेज लिखते हो या नहीं लिखते हो? आपने वेजेज किस चीजों के लिए दिया है बेटा? मजदूरों के काम के बिहाफ में ना। तो उसने क्या बोला, भाई हम वो नहीं जानते तूने काम किया नहीं, हमने पैसे दिए बस हम ये जान रहे हैं। क्या इसका मतलब सही होगा क्या? तो ये कह देना इनका थोड़ा सा गलत था कि यहां पे टेंजिबल गुड्स की बात करते हैं, इनटेंजिबल की नहीं। पहले तो गलत बोल ही चुके कि हमारे लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है, इंसान की कोई वैल्यू हमारे लिए है ही नहीं। सबसे पहला तो यही था कि ओनली हम लोग किसको देखेंगे, मनी और वेल्थ को देखेंगे, वेलफेयर से हमारा कोई नाता है ही नहीं, कोई रिश्ता उसका है ही नहीं। तो पहला तो यही चीज बोल चुका है वो। और दूसरा ऊपर से बोलते ना 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 आपकी कोई वैल्यू नहीं है बेटा, आपके मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है, पैसा है बात खत्म है, पैसा खर्च हुआ था उसको देखो बात खत्म। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या है, गलत है यहां पर। तो ये किसने बताया था बेटा? एडम स्मिथ साहब ने। दूसरा लिखिएगा बेटा वेलफेयर व्यू पॉइंट। यहां तक सबने नोट कर लिया ना? दूसरा है अपने पास वेलफेयर व्यू पॉइंट। इसी को हम लोग कहते हैं बेटा मेटेरियल
वेल बीइंग व्यू पॉइंट। कहता है आफ्टर द criticism of wealth viewpoint, after the criticism of wealth viewpoint, भाई जब वेल्थ व्यू पॉइंट ने बोला तो धीरे धीरे पहले तो लोग खुश हो गए कि चलो किसी ने तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को उन चीजों के बारे में पता चला तब उन्होंने बोला अरे यार ये तो गलत है, सिर्फ और सिर्फ वेल्थ की बात हम लोग कैसे कर रहे हैं, वेल्थ को कैसे हम लोग फोकस कर रहे हैं, सिर्फ वेल्थ से तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो फिर लोगों ने क्या करना शुरू किया बेटा, इसका क्रिटिसाइज करना शुरू कर लिया। ठीक है, तो आफ्टर द क्रिटिसिज्म ऑफ वेल्थ व्यू पॉइंट, दिस व्यू पॉइंट वाज given by एल्फ्रेड मार्शल। किसके द्वारा दिया गया बेटा, एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। ठीक है, हु रोट ए बुक in 1890, the principle of economics, the principles of economics। एल्फ्रेड मार्शल is also known as father of modern microeconomics। This viewpoint was also supported by, किसके द्वारा सपोर्ट किया गया था बेटा, है सब जेबी से, एसी पीगू। क्या नाम लिया था, एसी पीगू। किसके द्वारा इसको सपोर्ट किया गया, एसी पीगू के द्वारा। अकॉर्डिंग टू एसी पीगू, money is only a medium to achieve welfare, या ऐसी को लिख सकते हैं मनी इज मेजरिंग रॉड टू अचीव वेलफेयर। मनी इज ओनली ए मीडियम टू अचीव वेलफेयर, या मनी इज मेजरिंग रॉड टू अचीव वेलफेयर। अब देख रहे हो बेटा यहां पर कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। मैं अब शुरू से लेके यहां तक मैं दिखाता हूं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव बना। इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया है, ग्रीक वर्ड। कौन से वर्ड से आया है, ओक्योनोमिया से। ओक्योनोमिया का मतलब क्या होता है, हाउस मैनेजमेंट।
वेल्थ व्यू पॉइंट किसके द्वारा दिया गया था? एडम स्मिथ के द्वारा। सबसे पहले इकोनॉमिक्स को किस नाम से जानते थे हम लोग? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। फिर एडम स्मिथ ने कब अपनी बुक लिखी? 1776 में। कौन सी बुक लिखी? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। एडम स्मिथ को किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के अनुसार। वेल्थ व्यू पॉइंट को किसके द्वारा सपोर्ट किया गया? जेबी से के द्वारा। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ किसके द्वारा दिया गया था बेटा? जेबी से के द्वारा। इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स ओनली टेंजिबल गुड्स नॉट इंटेंजिबल गुड्स किसने बोला था? एडम स्मिथ साहब ने। फिर उसके बाद वेलफेयर व्यू पॉइंट किसने दिया था बेटा? एल्फ्रेड मार्शल ने। एल्फ्रेड मार्शल ने कब अपनी बुक लिखी थी? 1819 में। कौन सी बुक लिखी थी? द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। एल्फ्रेड मार्शल को किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स। वेलफेयर व्यू पॉइंट किसके द्वारा सपोर्ट किया गया? एसी पिगू के द्वारा। मनी जो है सिर्फ मीडियम है या मेजरिंग रॉड है वेलफेयर के लिए किसने बताया था? एसी पिगू ने। 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं इससे, सिर्फ इतने ही देरों में। तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ना बेटा एक एक वर्ड का पता होना चाहिए कि क्या उसका मतलब हो सकता है। सारे क्वेश्चन बन रहे थे या नहीं बन रहे थे? तो ये 17 क्वेश्चन अभी तक यहां से ऑब्जेक्टिव का बन चुका है, जबकि अभी तक मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, चल अब इसी में जैसे वेल्थ व्यू पॉइंट में कुछ बातें हुई थी तो देख लेते कि वेलफेयर व्यू पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और बेटा हर एक टॉपिक के साथ मैं ऐसे ही पहले समझाऊंगा उसके बाद लिखवाऊंगा, या अगर मैं समझाते समझाते लिख रहा हूं तो आपको उस टाइम में लिखना नहीं है, मैं अलग से टाइम दूंगा, क्योंकि माइंड एक बार में एक ही जगह तो काम करेगा, या तो आप लिख पाएंगे या समझ पाएंगे। तो जब तक मैं लिख रहा हूं समझा रहा हूं आपको लिखना समझना है, बाद में जब टाइम दूंगा तब लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला जो इन्होंने अच्छी बात बोली है वो था मैन इज, मैन या ह्यूमन बीइंग कुछ भी लिख सकते हैं, इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी और वेल्थ। मनी और वेल्थ से ज्यादा वैल्यू किसकी है बेटा? मैन की, इंसानों की। चले, इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव as well as नॉर्मेटिव साइंस। अब ये पॉजिटिव क्या होता है, नॉर्मेटिव क्या होता है, ये जब मैं नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर समझा दूंगा कि क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, क्या होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, या क्या होता है पॉजिटिव साइंस, क्या होता है नॉर्मेटिव साइंस। तो वो आगे चल के अभी हमें पूरे के पूरे इसके ऊपर बात करनी है, और ज्यादा नहीं, 1-1.25 घंटा लगाना है इसके ऊपर, सिर्फ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस के ऊपर। ओके, तो ये हमारा किसका हो गया बेटा? वेलफेयर व्यू पॉइंट का। किसका कहानी हो गया ये हमारा? वेलफेयर। अब इसमें आता है तीसरा पॉइंट, स्कैरसिटी एंड चॉइस मेकिंग व्यू पॉइंट। पहला था वेल्थ, दूसरा वेलफेयर, तीसरा क्या हो गया बेटा? स्कैरसिटी एंड चॉइस मेकिंग व्यू पॉइंट। कहता है आफ्टर द criticism of wealth and welfare viewpoint,
this viewpoint was given by Lionel Robbins. According to Robbins, money entered in welfare viewpoint by बैकडोर। कि भाई डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि पैसा जरूरी है, लेकिन इनडायरेक्ट घूम फिर के किस पे आ रहा है, पैसे पे आ रहा है ना। क्योंकि क्या बोला था, मनी इज मेजरिंग रॉड टू अचीव वेलफेयर, कि मेन साधन तो हमारा क्या होगा बेटा, मनी ही होगा, उसके बिना तो हमारा काम चलेगा नहीं। तो उसकी बात हम लोग यहां पर करेंगे। कहते हैं हु रोट ए बुक इन 1931। बेटा ये जो 1931 है ना, कुछ बुक में इसका ऑप्शन 1930 भी दे रखा है और कुछ में 1932 भी दे रखा है। बट आईसीआई 1931 को फॉलो करता है, तो हमें भी क्या करना होगा, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। कि अगर ऑप्शन में 1930, 1931, 1932 भी आते हैं, तो हमको कौन सा लगाना होगा, 1931 ही लगाना पड़ेगा। तो इसलिए जो आईसीआई कहता है हमें भी वही काम करना है। तो हु रोट ए बुक इन 1931 नेचर एंड significant of economics, nature and significant of economics। ठीक है। अब देखिए बेटा, इस मेथड के अंतर्गत अगर करें, कहता है ह्यूमन वांट्स आर unlimited but resources are limited or scarce। human wants are unlimited but resources are limited और scarce। कि human wants क्या होगा बेटा हमारा, अनलिमिटेड होगा। human wants क्या होगा हमारा, अनलिमिटेड, और रिसोर्सेज हमारा पर क्या है, लिमिटेड है। तो हमें क्या करना होगा बेटा, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज करना होगा या नहीं करना होगा। तो अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। और बेटा पता है, ये सिर्फ आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है, या ये सिर्फ हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं है, पूरी इकोनॉमी के साथ यही प्रॉब्लम है, हर एक सेक्टर में ये प्रॉब्लम है। ठीक है। और इसी को पता है आगे चल के क्या नाम दे देंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इसी का क्या नाम दे देंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। क्योंकि एक आपकी और हमारी बात नहीं है, पूरी की पूरी क्या हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है, पूरी की पूरी इकोनॉमी के प्रॉब्लम को देखा जा रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ये तो पूरे का पूरे टॉपिक ही हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आगे बेटा बताइए, स्कैरसिटी और चॉइस मेकिंग। लेकिन यहां पर जो सबसे प्रॉब्लम वाली बात क्रिएट हुई, वो जरा देखिएगा क्या कहता है। कहता है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स economics is pure positive science that is neutral between
ends or scars. According to Robbins, economics is pure positive science that is neutral between ends or ठीक है बेटा। तो ये भी ध्यान में रख लेंगे हम लोग कि अगर रॉबिन्स के अनुसार देखा जाए तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, प्योर पॉजिटिव साइंस होता है, न्यूट्रल बिटवीन एंड्स और एस्कार से आता है, लाइक मिल्क और वाइन। कि कहता है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करो गलत है ही नहीं, सब सही होता है। भाई घर जाना, मम्मी को बोलना मम्मी एक गिलास दूध दो पीने के लिए, देखना मिलता है या नहीं मिलता है। और शाम में जब बाबूजी अपने ऑफिस से थके हारे आए तो आके जैसे ही बैठे तो बोलिएगा पापा 2 पैक मेरे लिए बना दो। देख लेना डिफरेंस क्या होता है। अगर रेप्टा आपको पड़ जाए तो फिर आप बोलना कि आज ही इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, इकोनॉमिक्स इज प्योर पॉजिटिव साइंस, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन क्या होता है बेटा, अंतर होता है या नहीं होता है। कूट दिए जाओगे या नहीं दिया जाएगा। हमें बहुत सारे बच्चे रोड पे ऐसे मिल जाते हैं। अब भाई हम भी अगर लक्ष्मी नगर रहते तो घूमना फिरना तो हमारा भी लगा ही रहता है। अब पनवारी के दुकान पे ना बहुत सारे बच्चे दिख ही जाते हैं, क्योंकि हमारे भी आदत है शाम को पान खाने की, मीठा पान बिहारियों की शान। और उसमें भी मैथिल ब्राह्मण लोग, मिथिला के कोई हो इसमें, मिथिलांचल के हो, बिहार से, बिहार के कौन कौन है इसमें? तो जानते हो ना बिहार में पान तो ज़्यादा चलता है, और खास करके हम लोगों के मिथिलांचल में पान और मखान, मखाना का 90% पूरे विश्व का उत्पादन अकेला मिथिला में होता है। मिथिलांचल मतलब बिहार का एक छोटा सा जगह है, उसमें होता है। तो हम लोग पान खाते हैं तो देखते बहुत सारे बच्चे जाके वहाँ पे धुआं उड़ा रहे होंगे, कभी कभी नज़र भी टकरा जाती है। अब वो बच्चा हाथ में तो फेंक दिया, लेकिन धुआं जो अंदर खींच चुका था उसको क्या करेगा? अगर उस टाइम में पूछे और बेटा क्या हाल है, तो हम भी समझ जाते तो निकल जाते हैं कि भाई अब कायले दम घोट के मरेगा, इससे अच्छा निकल लो। तो भाई डिफरेंस है तभी ना, नहीं तो भाई वो एक बता, अगर वही कोई बच्चा वहां पे पानी पी रहा हो या कोल्ड ड्रिंक पी रहा हो तब ऐसे थोड़ी शर्माएगा, सर आगे कोल्ड ड्रिंक फेंक दे, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन जब फूफा कर रहा था तो उस टाइम में तो हट जाएगा, ये नहीं हट जाएगा। तो अंतर होता है ना कहीं कहीं। तो ये कह देना का इकोनॉमिक्स प्योर पॉजिटिव साइंस है, गलत है या नहीं? गलत है ना। तो ये चीजें यहां पर थोड़ी सी गलत थी। लेकिन एक चीज इन्होंने बहुत ही अच्छी कही जिसका काबिले तारीफ भी था, और वो ये था कि इकोनॉमिक्स includes both tangible as well as intangible goods, that is services। कि इकोनॉमिक्स में हम लोग टेंजिबल गुड्स को भी देखेंगे और किसको देखेंगे बेटा, इनटेंजिबल गुड्स की भी बात करेंगे। दोनों को ही हम लोगों को यहां पर क्या करना होगा, देखने की जरूरत होगी। दोनों की ही हम लोग यहां पर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो इकोनॉमिक्स हमारा टेंजिबल भी होता है और क्या होता है बेटा, इनटेंजिबल गुड्स को भी देखते हैं। क्योंकि अगर आप उस वर्कर की मेहनत को नहीं देखते हैं तो आपको वेजेज लिखने का भी कोई हक नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में आपको रखने की जरूरत होती है। ये कौन सा था बेटा हमारा, स्कैरसिटी और चॉइस मेकिंग। ओके, अब चौथा मेथड जो इसमें आता है बेटा, सबने यहां तक नोट कर लिया था ना, डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। अगर डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट व्यू पॉइंट की बात करते हैं तो देखो नाम में ही लगा हुआ है ग्रोथ और डेवलपमेंट, मतलब आगे के बारे में सोच रहा है। लेकिन आगे के बारे में आप सोच के ही क्या कर लोगे,
प्रेजेंट स्थिति के अनुसार ही तो काम करना होगा ना। आज हमारे पास क्या है उसी के बेसिस पर ना आगे का काम करेंगे, उसी के बेसिस पे ना देखेंगे कि भाई जब मुझे भी याद है कि जब मैं सीए करने के लिए यहां पर आया था तो हमारे लिए भी काला अक्षर भैंस बराबर था। अब भाई अगर कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के आया हुआ है तो उसके लिए ये अकाउंट्स का डेबिट क्रेडिट क्या है, कुछ भी नहीं। अभी समझ में तो ऐसे भी नहीं आ रहा है। और आप लोगों के लिए तो देख रहे हो कितना अच्छा ऑप्शन है कि अभी आए, पहले आप लोगों को अलग में बैठा के पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, ताकि आप हमारे पढ़ाने का तरीका समझ जाओ, हम आपको एक हफ्ते में अच्छे से समझ जाएं, है कि नहीं। लेकिन जब हम लोग आए थे तो 350 बच्चे होते थे एक बैच में, फाउंडेशन में आराम से उसमें बैठा दिया जाता था। जिस दिन मेरी पहली क्लास थी टॉपर्स में, यहीं से पढ़ा हुआ हूं मैं भी, जिस दिन मेरी पहली क्लास थी टॉपर्स की, उस दिन वहां पर चल रहा था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। अब समझ सकते हो उस साइंस वाले बच्चे के लिए कितना मजा आया होगा जिसने जिंदगी में कभी ये सब चीजें ना देखी हो। वहां पर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चल रहा था, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया जा रहा था। हमने बोला आराम से आप बनाओ, हम देख रहे हैं। फिर कुछ समय के लिए ये एहसास हुआ कि हमने जिंदगी के बहुत बड़े गलत फैसले की तरफ कदम बढ़ा दिए, क्योंकि इंजीनियरिंग छोड़ के आया था। अब इंजीनियरिंग छोड़ के आए थे तो भाई नुकसान तो था ही हमारे लिए। इससे अच्छा कितना अच्छा 1 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में रह के आया था, और कुछ समय रह जाता तो निकल ही जाता, कहीं ना कहीं आज इंजीनियर ही होता। और रैंक भी कोई अच्छी खासी थी, कोई खराब नहीं था। उस टाइम में होता था बेटा AIEEE, सुना है नाम कभी? ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जैसे अभी नीट वगैरह का पेपर होता है ना, उसी तरीके से उस टाइम में होता था AIEEE। ऑल ओवर इंडिया में 183rd रैंक था, तो रैंक भी खराब नहीं था उस टाइम में। लेकिन जो दिमागी कीड़ा होता है ना कि 2005 में ही मेरे मामा सीए बने, मतलब अच्छा तू बना है तो हम नहीं बन सकते हैं, और वो भी साइंस से ही थे, तो हमें भी पागल कुत्ते ने काटा और हम भी यहां पर आ गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो अंदर ब्लड में हो वो कभी खत्म नहीं होता। सो बचपन से ये था कि नहीं पढ़ाना है हमको। और यहां भी मतलब जब पढ़ते थे ना तो फाउंडेशन में मैथ्स तो पढ़ने की कभी जरूरत पड़ी ही नहीं है हमें, क्योंकि उसमें भगवान के दया से कभी ऐसा नहीं आया कि मुझे कुछ ना आता हो। क्योंकि वो बचपन के बाबूजी की तरफ से, बाबूजी भी मेरे मैथ्स में जो है MSc में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो उनका जो है खून के कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होता ही, स्वाभाविक सी बात है, ये जनरेशन का तो इम्पैक्ट कुछ ना कुछ होता है। तो मैथ्स हमारा शुरू से ही स्ट्रांग रहा था, तो मैथ्स में मुझे यहाँ पर दिक्कत नहीं थी। अब बचे 3 सब्जेक्ट, अकाउंट समझ में आया नहीं क्योंकि नए नए आए थे, और 2 महीने 3 महीने के बाद पेपर था, तो कुछ भी समझ में आया ही नहीं मुझे। तो मैंने बोला ये हमारे बस की बात है नहीं। अब एक काम कर लीजिए, इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, पहले ऑब्जेक्टिव होता था, अकाउंट्स भी ऑब्जेक्टिव था, लॉ भी ऑब्जेक्टिव था, तो हमने बोला कि चलो इसका ऑब्जेक्टिव अगर प्रैक्टिकल जो होता है ना वो कोशिश करते हैं, बन जाएगा तो ठीक है। फिर लॉ वाली बात आई। लॉ बेटा आज तक मेरे समझ में नहीं आया, और उस कारण से मैंने कभी सीए फाइनल का पेपर नहीं दिया, सिर्फ लॉ के कारण। इंटर तक पास कर गया, मैंने फाइनल का कभी पेपर ही नहीं दिया कि भाई मेरे बस की बात नहीं है लॉ। अब लॉ हट गया है, तो जिस दिन टीचिंग से संन्यास लूंगा 2025 31 दिसंबर को, उसके बाद आराम से सीए फाइनल करके बिहार चला जाऊंगा। घर पे भी तो रहना जरूरी है, घर मम्मी पापा का भी सेवा तो करना है। तो फिर लॉ भी छोड़ दिया हमने, तो एक ही ऑप्शन बच गया था, और वो था बेटा इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करना। और ये पढ़ने में मजा आता था, क्योंकि ये ना स्टैटिक्स से रिलेटेड चीजें हैं, स्टैट से बहुत सारी रिलेशन है इसमें, तो ये पढ़ने में मजा आया। मैंने बोला हाँ ये एक टॉपिक है। और पहले ये नहीं था कि इंडिविजुअल, जैसे मैंने 40% बोला ना, ऐसा नहीं था। उसमें था 200 नंबर का पेपर, एग्रीगेट 100 ले आओ, चाहे किसी 2 ही सब्जेक्ट में ला करके 100 आ जाए। तो हमने भी टारगेट लिया था मैथ्स को और इकोनॉमिक्स को कि कुछ हो ना हो 95+ तो इसमें लाना ही लाना, नहीं तो पास नहीं हो पाऊंगा। और एग्जाम में हुआ भी यही था कि 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था हमने अकाउंट्स का, 0 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था हमने लॉ का, और 98 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था हमने मैथ्स और इको का। 128 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे, 123 नंबर आया था।
भाई जो हमारी कैपेसिटी में वही तो काम करेंगे। तो यहां पर भी अगर आप ग्रोथ के लिए देखोगे तो आज आपके पास क्या रिसोर्सेज है उसी के ना बेसिस पे बात करनी होगी। भाई हमारे पास वहां पर रिसोर्सेज हमारे लिए बस दो ही था, आइदर मैथ्स और इकोनॉमिक्स, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। सीए इंटर में मैं कैसे पास हुआ हूं मुझे भी नहीं पता कि लॉ में वो 48 मार्क्स दिया कैसे, उसने सही से चेक किया होता तो नहीं दिया होता। हाँ सही बोल रहा हूं, अगर सही से चेक किया होता तो 48 तो कतई नहीं देता, वो 28 होना चाहिए था, लेकिन दे दिया तो हम भी खुश, चलो पास तो हो गए भाई। तो आपके पास जो प्रेजेंट में रिसोर्सेज है उसका कैसे बेहतरीन इस्तेमाल करो ताकि आपका ग्रोथ हो सके, उसके बारे में ना बात करनी है। कि भाई अगर मान लीजिए आपके पास यहां 4 सब्जेक्ट, बहुत सारे यहां पर ऐसे बच्चे होंगे जिसको मैथ्स में थोड़ा सा डर लगेगा कि हमारे बेकार में पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन भैया फिर भी टारगेट 40 तो रखना पड़ेगा, टारगेट 40 तो होगा ना। लेकिन अगर सब में 40 ही सोचेंगे तो कभी सीए बन पाएंगे नहीं। तो इसका मतलब किसी ना किसी सब्जेक्ट को आपको क्या करना होगा, 80 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। और उसमें 2 सब्जेक्ट ऐसा है जो आप आराम से ले सकते हो, एक अकाउंट्स और एक आता है बेटा इकोनॉमिक्स। सबसे मजेदार चीजें है, नंबर अपने आप आ जाते हैं अगर सही से पढ़ लो तो। जितने चीज लिखवाए जाए, जितने बताए जाए, उसको याद रखो तो आप अपने प्रेजेंट के जो भी रिसोर्सेज हैं उसको कैसे कैपिटलाइज करके आप अपना ग्रोथ कर सकते हैं, यही बताता है कौन बेटा, डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट व्यू पॉइंट उन्हीं चीजों को बताता है, उन्हीं चीजों के बारे में यहां पर क्या करता है, एक्सप्लेन करता है और समझाता भी। तो ये जो कंसेप्ट हमारा था ये दिया गया था बेटा पॉल ए सैमुअल्सन के द्वारा। किसके द्वारा बताओ, विदेशों वालों का नाम भी कितना खतरनाक था, पॉल अलेक्जेंडर सैमुअल्सन। ठीक है, तो पॉल ए सैमुअल्सन। क्या वो ठंड लग रही है तो उसको ऊपर उठा दो थोड़ा सा बेटा, हटा दे, ऊपर कर देना उसको। अब ठीक है, बताओ, उसको देख रहे हैं तो वो बेचारा थोड़ी ना मना करेगा कि हम अब नहीं देंगे हवा। वो तो 16 पे है, वो अपना जितना उसको फेंकना है वो फेंक ही रहेगा, उसको देख रही बड़ी निर्दयी वाली दृष्टि से। उठा दिया बेटा, ठीक। चल, तो क्या हो गया बेटा, किसके द्वारा दिया गया था, पॉल ए सैमुअल्सन के द्वारा। पॉल ए सैमुअल्सन ने कहा था कि हाउ मैन एंड सोसाइटी, हाउ मैन एंड society can choose alternative for his development from current resources or available resources। है ना, कि जो वर्तमान में रिसोर्सेज है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, उसी का हम कैसे अल्टरनेटिव ढूंढ के, बेस्ट यूटिलाइजेशन ढूंढ के क्या करेंगे बेटा, अपने डेवलपमेंट के बारे में काम करेंगे। वही क्या कहलाएगा बेटा, डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। तो अब इसमें क्या होता है ना बेटा, सभी चीजों को इंक्लूड कर दिया जाता है। भाई पैसे हैं, भले ही कम होने चाहिए, उसी में से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम उसका वेलफेयर भी करते हैं और साथ ही साथ अपने लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसके बाद जो स्कैरसिटी है उसको हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये सभी चीजों का मिश्रण है, तभी तो ग्रोथ हो पाएगा ना। वेल्थ का भी होना जरूरी है, वेलफेयर का भी होना जरूरी है और स्कैरसिटी का भी होना जरूरी है, तभी जाकर के हमारा डेवलपमेंट की बात यहां पर हो पाएगी, तभी जाकर के हम लोग डेवलपमेंट की बात यहां पर करेंगे। ओके, अब यहां पर एक नए इकोनॉमिस्ट आ गए थे जिसका नाम था बेटा जेकब वीनर। सबसे अच्छा डेफिनेशन ना बेटा इसी का था, क्योंकि ये बोला कि आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है,
आपको इकोनॉमिक्स के बारे में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बेटा एक बताओ, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है, हम लोग चुपचाप उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते? गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है हम लोग चुपचाप क्या कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बोलता है इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। तो वो चीजें ध्यान में आपको रखना है। ओके, जैकबियन ने क्या कहता था बेटा, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है।